गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, ये आपने बहुत पहले से बचपन से भी सुना होगा और यही साबित करता है कि गुरु की क्या भूमिका होती है समाज में, समाज को खड़ा करने में, समाज की पहचान बनाने में उसकी क्या भूमिका होती है। हमारे साथ आज इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है शिक्षक MLC यानी कि सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और शिक्षकों के हित के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इनकी आवाज़ पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजती रहती है। आज आजमगढ़ मुख्यालय में थे। वजह इसकी अपनी है कि शिक्षा शिक्षक आग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। चूँकि ये दौर जो इस वक्त कोविड-19 का चल रहा है, इसमें निश्चित रूप से जो शिक्षक है वो बहुत प्रभावित है। ख़ास तौर से वो शिक्षक बहुत प्रभावित है जो वित्त विहीन शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे विद्यालयों से जुड़े हुए हैं जिनको सरकारी इमदाद नहीं मिलती है। बहुत बहुत आपका स्वागत है उमेश जी हमारे इस स्टूडियो में। और आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो इसी पर आ जाते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो लॉकडाउन रहा, इसका असर बट नेचुरल बात है कि पूरे जो भी समाज का जो तबका है उसके ऊपर पड़ा है, उसी में शिक्षक भी आता है। ऐसे शिक्षकों की हालत बहुत ही ख़राब बताई जाती है जो किसी ऐसे विद्यालय से जुड़ा हुआ है जिसे शासकीय सहायता नहीं मिलती, या यूँ कह लीजिए कि जो एडेड स्कूल नहीं है, उनके लिए किस तरीके का क्या कार्यक्रम है और आज ये क्या कार्यक्रम था शिक्षा शिक्षक आग्रह आंदोलन। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वित्तविहीन शिक्षकों से जुड़े हैं, वित्तविहीन शिक्षक आंदोलन से जुड़े हैं और बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। 2000 के आसपास से हम जुड़े हैं। बहुत सारे आंदोलन हुए और कुछ हुआ भी, उनके लिए तमाम कठिनाइयाँ थी। उनके केंद्र व्यवस्थापक नहीं बनते थे, DHE नहीं बनाए जाते थे, 2 तरह के कार्ड बनते थे उनके जो कशरीशक होते थे। पिछली सरकार में उनको मानदेय भी मिला, संघर्ष हुआ। इधर चूँकि जब पिछली सरकार ने मानदेय दिया तो उसमें एक लाइन उन्होंने लिख दिया था कि इसे भविष्य में दृष्टांत न माना जाए और ये केवल 1 साल के लिए हम सहायता दे रहे हैं। बांटने में भी बड़ी दिक्कत किया उन्होंने। 200 करोड़ में मात्र 96 करोड़ रुपए बट पाया, 104 करोड़ वापस हो गया जांच के नाम पे। जो 28 साल 30 साल से पढ़ा रहा था उसकी जांच कर रहे थे। डी ऑफिसों ने उसमें बड़ा बंदर बांट करने का प्रयास किया, इस कारण से नहीं हुआ। बंद होने के बाद में हमारी बात हुई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, तो ये था कि भाई ठीक है, आप हमसे जुड़िए और हम आपके साथ खड़े होंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी लड़ाने जा रही है शिक्षकों का। उसका कहना है शिक्षक अगर हमसे जुड़ रहा है, हमें वोट कर रहा है, तो हमें उसके लिए कुछ न कुछ काम करना है। अभी ये जो शिक्षा शिक्षक बचाओ आग्रह आंदोलन है, उसमें हम ये माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा का निर्णय था कि शिक्षक उनके ज्ञापन देंगे, मौन होकर के 2 घंटे बैठेंगे, तो उनके बीच में हमें आना चाहिए। शिक्षक को कहीं से ये ना लगे कि नहीं हमने शिक्षकों को छोड़ दिया है, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हम शिक्षक नेता की हमारी पहचान है तो शिक्षक को जोड़ करके तो हम कहीं किसी पार्टी में हमारी पहचान हो सकती है, लेकिन शिक्षकों को छोड़ के हमारी कोई पहचान या हमारा ज़मीन नहीं अलाउ करता कि हम कोई अपनी पहचान बनाएं। इसलिए आज भी हम उन वित्तविहीन शिक्षकों के साथ हैं और उनसे हमने ये वादा किया है कि हम उनके कल्याण के लिए सेवा नियमावली बनवाने के काम, उनको मानदेय वेतन दिलाने के काम, जहां जितना भी संभव होगा वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के टेबल टाक करके कराएंगे। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि कब तक इस बात की संभावना बन सकती है? सदन भी चलने वाला है, क्या इस बात को सदन में भी रखेंगे, उठाएंगे? इधर कोरोना के कारण कुछ सरकारें भी आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, क्योंकि जो व्यवसाय है पब्लिक का, जहाँ से इनकम टैक्स आता है या जो भी राशि आती है आय, वो पूरी तरह से प्रभावित है। ट्रेनें बंद रहीं, बसें बंद रहीं, प्रतिष्ठान बंद रहे। लेकिन ये है कि आगे चल करके निश्चित तौर पर सरकार से बात करके और हम वित्तविहीन शिक्षकों को भला कराएंगे। अच्छा द्विवेदी जी, आपका एक बयान इस वक्त बहुत मीडिया में ख़ास तौर से चल रहा है कि आपने ब्राह्मणों के लिए एक इंश्योरेंस की मांग की है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या मंशा है? ब्राह्मणों का इंश्योरेंस क्यों? इस वजह से किया जाए कि
आजकल की सरकार हमने जो है इस वो पे कोई मांग नहीं करी है। मीडिया के लोगों ने हमसे ये पूछा था, उनका ये सवाल था कि आज समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, गांव-गांव लगाएंगे। आदरणीय मायावती जी ने कहा कि हम जो है अस्पताल ब्राह्मण नेताओं के नाम पे खोलेंगे। उस पर हमारा उन्हीं के लिए व्यंग्य था कि वास्तव में जब उनको करना था, जब वो शासन में थे, सत्ता में थे, जब उनके हाथ में ताकत थी, तब बसपा सुप्रीमो आदरणीय मायावती जी ने तो यहाँ तक कहा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और समाजवादी पार्टी का जो हाल था वो आप सबसे भी छिपा नहीं है कि लोक सेवा आयोग जैसे पवित्र संस्थान के परीक्षाएं कहीं हुई, कापियां कहीं जची और उसे दरकिनार करके केवल एक सूची बना दी गई मुख्यमंत्री कार्यालय से, और उसमें एक जाति विशेष के लोगों को स्थान दिया गया। पीसीएस जैसी परीक्षाओं की सूचना तार तार की गई। और इतना ही नहीं, जब पुलिस की भर्ती हुई तो केवल 2-3 जिले विशेष और विशेष जाति के लोगों को उसमें स्थान दे करके और पूरी सूची आउट की गई, कौन परीक्षा दिया था नहीं दिया था ये तक का उसमें कोई हवाला नहीं था। तो उनका एकाएक ब्राह्मण प्रेम कहाँ आ गया? अगर उनका ब्राह्मण प्रेम वास्तव में है, वास्तव में ब्राह्मण का कल्याण करना चाहते हैं, जो मीडिया का सवाल था, तो कुछ बुनियादी चीज़ें करें। आज लोगों के पास दवा का पैसा नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो चाहे अन्य समाज हो। तमाम घटनाएं घट जा रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं सांप काटने से जैसे भी अगर मृत्यु हो रही है किसी के नौजवान बेटे का, भाई का, पति का, तो उसकी महिला अबला हो जा रही है, अनाथ हो जा रही है, उसके बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। और हम लोग इसी समाज के हैं, जानते हैं कि 10-5 दिन तो चाहे जो कोई प्रेम दिखा दे, लेकिन उसके बाद कोई खड़ा नहीं होता है। तो अगर उसे 10-5 लाख का इंश्योरेंस हो जाए, उसके लिए मेडिक्लेम का हो जाए, आज कैंसर जैसी बीमारी में या गुर्दा है, हार्ट फेल हो रहा है, तो बड़े लोग तो 1% दवा करा रहे हैं सिंगापुर जाके, विदेशों में जाके, लेकिन सामान्यतः आदमी तो जिसको रोग हो गया वो मर रहा है। तो मैंने ये कहा अगर उनको वास्तव में ब्राह्मणों से प्रेम है, मोहब्बत है जो दिखा रहे हैं, तो वो ये सब उनको करना चाहिए। बाकी हमारा जो अपना संगठन है, साथ ही और तमाम सारे प्रदेश में देश में संगठन चल रहे हैं, उनकी एक राय बन रही है कि हम लोग ब्राह्मणों के लिए या और जो बहुत गरीब तबका है, जो जिसको आवश्यकता है, उनके लिए कुछ बीमा का, कुछ मेडिक्लेम का प्रबंध करेंगे, जिससे उनको कुछ राहत मिल सके। आप ब्राह्मण संगठन से भी जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में जो ब्राह्मणों का एक आक्रोश रूपी जो रवैया दिखाई दे रहा है, खास तौर से सरकार के खिलाफ, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे और ब्राह्मणों में जा करके किस तरीके से उनको संतुष्ट करेंगे कि सरकार इस वक्त ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है? देखिए, जो हमारा संविधान कहता है उसमें इस तरह से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई भी सरकार किसी जाति के लिए विशेष कोई व्यवस्था करे। संविधान सम्मत अगर कुछ भी है तो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में रह करके 10% फॉरवर्ड को आरक्षण दिया, जो लग रहा था कि असंभव है। और रही बात, हमने बताया ना कि कम से कम आज बाणी से और अपने वचनों से तो कहीं ये बात निकल के नहीं आ रही है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूता चार, कहीं ऐसी बात नहीं आ रही। हाँ, ये है कि जो अन्य सियासती पार्टियां हैं वो इसको एक भुनाना चाहती हैं कि नहीं ब्राह्मण के साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन ऐसा कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, सामान्य है। अब आगे जो आने वाले दिन हैं, इसमें आगे आने वाले अब चुनाव भी सामने आएंगे, चूँकि आप मतलब एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, यद्यपि आप शिक्षकों से जुड़े हैं, लेकिन फिर भी एक परसेप्शन ये है कि ब्राह्मणों का जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ है। तो इसके लिए जो संगठन है ब्राह्मणों का, उसके आप अगुवा है उत्तर प्रदेश में, तो आप इसके लिए किस तरीके की पहल करने जा रहे हैं? आपकी मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं, इस तरीके का सरकार का मोटिव नहीं है, तो आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे अपनी बात को? नहीं, सभी को सम्मान मिल रहा है। आप देखिए कि आज आपका उप मुख्यमंत्री है, आपका मुख्य सचिव है, आपका जो है तमाम सारे मिनिस्टर हैं, तो हमें नहीं लगता कहीं उनके सम्मान है। बराबर हिस्सेदारी, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे शासन में हो, हिस्सेदारी है। जहाँ कहीं कोई नौकरियों की बात है वहाँ जो संविधान के तहत आरक्षण है वो है, लेकिन बाकी कहीं कोई विभेद नहीं है। अगर कोई, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अन्य कोई हो, अगर मेधा है तो वो पास होकर के आ रही है, तो कहीं रोका नहीं जा रहा है। जिसका जहाँ जो डेवलप हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ये गरीब ब्राह्मणों की बात भी सुनते हैं, क्योंकि आप संगठन चलाते हैं? नहीं, हम कैसे कह दें कि ये जाति विशेष की बात सुनेंगे, लेकिन जो न्याय होगा वो तो उनको सुनना ही पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा।
सुनेंगे क्या, उनको सुनना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको द्विवेदी जी कि आप हमारे स्टूडियो में आए। आगे फिर किसी ऐसे मौके पर किसी विशिष्ट व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए नेशनल कवरेज के इस डिजिटल कारवां पर।